हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने लास्ट वीडियो वाले प्रैक्टिस पेपर को ही कंटिन्यू करेंगे। स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस को। लास्ट वीडियो में नियरली हमने 25 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 26th क्वेश्चन से। अब 26 क्वेश्चन का स्टूडेंट हमें स्टेटमेंट दिया हुआ है। An aqueous solution of 2% non-volatile solute exert a pressure of 1.004 bar at the normal boiling point of the solvent। अब स्टूडेंट यहां पर सॉल्वेंट दिया है और यहां पर सॉल्यूशन कैसा दिया हुआ है, एक्वस। मींस जो आपके पास सॉल्वेंट है वो क्या है, वाटर। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, मींस आपको क्या चीज फाइंड आउट करनी है, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, जिसको आप डिनोट किससे करोगे, M2 से। क्लियर है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट अगर हम अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट देखते हैं तो आपको गिवन क्या है यहां पर, 2% सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है कि 2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मीन्स आपको स्टेटमेंट में दिया 2% सॉल्यूशन, तो 2% का मतलब है कि उसमें 2 ग्राम सॉल्यूट है और रिमेनिंग 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन है। इसका मतलब स्टूडेंट यहां से अगर हम निकालें तो मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 2 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन आपके पास कितना आ जाता है यहां से, 100 ग्राम। तो आप किस चीज को फाइंड आउट कर सकते हो, मास ऑफ सॉल्वेंट मीन्स वाटर। तो 100 माइनस 2, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, तो आपको सॉल्वेंट का मास पता चल जाएगा, वो कितना आ जाएगा, 98 ग्राम्स। अब स्टूडेंट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम लेकर चलते हैं तो आपको और भी क्या गिवन है यहाँ पर, प्रेशर। तो आपके पास यहाँ पर जो प्रेशर है वो किसका है, सॉल्यूशन का। उसको हम किससे डिनोट करेंगे स्टूडेंट, P से। तो वो कितना है, 1.004। अब स्टूडेंट प्योर वाटर का जो आपके पास प्रेशर होता है मींस P नोट, वो कितना होता है, आपके पास होता है 1 एटमॉस्फेयर। लेकिन जो आपको गिवन है वो किस में है, बार में। तो 1 एटमॉस्फेयर कितने के इक्वल होता है, 1.013 बार के। तो आप ये वैल्यू प्रेफर करोगे स्टूडेंट। अब स्टूडेंट आपको ये गिवन है, ये हमें पता है, मास ऑफ सॉल्वेंट आपने फाइंड आउट कर लिया है फ्रॉम द स्टेटमेंट। अगर स्टूडेंट हम किसकी बात करते हैं, मोलर मास ऑफ वाटर की, तो वो कितना होता है, 18 ग्राम। अब फ्रॉम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट आपके पास रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का, P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट इज इक्वल टू X2। P नॉट क्या है हमारे पास, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, P किसका, सॉल्यूशन का। X2 हमारे पास क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब स्टूडेंट P नॉट हमें कितना दिया हुआ है, 1.013। P आपके पास है 1.004। अगेन P नोट की वैल्यू हमने यहां पोस्ट की। अब स्टूडेंट हमें मोल फ्रैक्शन नहीं दिया हुआ, मोल फ्रैक्शन किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। अब NB किसके इक्वल होता है स्टूडेंट, गिवन मास अपॉन मोलर मास, N1 गिवन मास अपॉन मोलर मास, अगेन N2 W2 अपॉन M2। अब स्टूडेंट W2 की वैल्यू आपके पास कितनी है, मास ऑफ द सॉल्यूट गिवन है कितना, 2। तो अब यहां वैल्यू क्या पोस्ट करोगे आप, 2। मोलर मास हमें फाइंड आउट करना है स्टूडेंट, M2 फाइंड आउट करना है, अपॉन आपके पास गिवन मास आपके पास सॉल्वेंट का कितना है, 98, मोलर मास कितना है, 18 प्लस 2 अपॉन M2। अब स्टूडेंट आप ध्यान से अगर यहां पर ऑब्जर्व करते हो, हमने क्या कहा है, 2% सॉल्यूशन। मीन्स सिर्फ 2 ग्राम सॉल्यूट है कितने के अंदर, 100 ग्राम के अंदर।
इट मीन्स सॉल्यूट का अमाउंट नेग्लिजिबल है, बहुत कम है विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट। तो जो आपकी ये नीचे वाली टर्म है स्टूडेंट, या फिर हम इसको कंसीडर करें N1 प्लस N2, उसको नियरली किसके इक्वल पुट करेंगे, N1 को। मीन्स हम यहाँ पर N2 को क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट, बिकॉज इट इज वेरी वेरी स्मॉल विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट या फिर N1। तो जो आपके पास ये फैक्टर आया है या ये फैक्टर आया है, इसको आप नेग्लेक्ट कर दोगे। तो अब आपके पास स्टूडेंट यहां से क्या आ जाएगा, 1.013 2/M2, ये फैक्टर ऊपर चला जाएगा, तो मल्टीप्लाई दिस वन। अब स्टूडेंट यहां से इसको माइनस करोगे तो हमारे पास आएगा 900.0 डिवाइड बाय दिस वन, इसको एज इट इज रखते हैं फिलहाल, 18/98। अब इन दोनों को स्टूडेंट सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सॉल्व करके ये आ जाएगा 36/98 1/M2। अब स्टूडेंट हमारे पास यहां से M2 की वैल्यू निकालनी है, तो इसको उधर ले जाएंगे, तो 0.0088 इंटू 98 डिवाइड बाय 36, वो किसके इक्वल होगा हमारे पास, 1/M2 के। अब स्टूडेंट M2 की वैल्यू निकालनी है आपको, तो अब M2 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, ये वैल्यू रिवर्स कर जाएगी, तो 36 डिवाइड बाय दिस फैक्टर, और इसको जब आप सॉल्व करते हो तो M2 की अप्रोक्सीमेट जो आपके पास वैल्यू आती है वो आएगी 41.74, और यूनिट क्या होगी, ग्राम मोल इनवर्स। तो स्टूडेंट कंप्लीट सॉल्यूशन आपके पास इस न्यूमेरिकल का आ जाता है। फर्स्टली आपको दिया हुआ है 2% सॉल्यूशन, तो लिखोगे 2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम, यहां से मास ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट आप फाइंड आउट कर लोगे। प्रेशर आपको सॉल्यूशन का गिवन है, ये हमें पता होता है कि प्योर सॉल्वेंट का 1 एटमॉस्फेयर, और बार में वैल्यू ये होगी। वाटर का मॉलिक्यूलर मास हमारे पास 18 ग्राम आता है। रिलेटिव लोवरिंग का फॉर्मूला आपके पास ये होगा, X2 को रिप्लेस करके हम ये लिखेंगे, और N2 की जगह गिवन मास अपॉन मोलर, N1 की जगह गिवन मास अपॉन मोलर। सॉल्वेंट के विद रिस्पेक्ट सॉल्यूट का मोल्स को आप रिजेक्ट करोगे या निग्लेक्ट करोगे, और आफ्टर सॉल्यूशन आपके पास यहां से मोलर मास निकल कर आएगा 41.74 ग्राम मोल इनवर्स। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो आपके पास गिवन है, द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन डबल्ड फॉर एन increase of 10 Kelvin in absolute temperature from 298 Kelvin। मेन स्टूडेंट अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका मतलब है आपको T1 इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है कितना, 298 केल्विन, और T2 आपके पास क्या हो जाएगा, 298 प्लस 10 केल्विन मीन्स आपके पास 308 केल्विन। उसके बाद स्टूडेंट क्या निकालना है आपको, कैलकुलेट EA आपके पास यहाँ पर क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। अब स्टूडेंट आप यहाँ पर T1 के विद रिस्पेक्ट जो आपके पास रेट कांस्टेंट होगा, एट T1 रेट कांस्टेंट इज K, हमने किससे डिनोट किया उसको, K से। एट T2 अब आपको गिवन है जो रेट कांस्टेंट होगा उसको आप K2 बोलोगे, लेकिन जो आपके पास K2 होगा वो डबल होगा किससे, जब आपके पास टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 298 केल्विन, तो K2 जो रेट कांस्टेंट है वो क्या हो जाएगा, डबल ऑफ द इनिशियल 2K। अब स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस इक्वेशन, हमने यहां आर्हेनियस इक्वेशन क्यों लगाई स्टूडेंट, क्योंकि आर्हेनियस इक्वेशन किस चीज के बीच में रिलेशन देती है, रेट कांस्टेंट के और टेम्परेचर के बीच में। तो आपके पास आर्हेनियस इक्वेशन लॉग K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2, ये आपके पास आर्हेनियस इक्वेशन है स्टूडेंट। अब K2 की वैल्यू आपके पास
कितनी दी हुई है 2K, और इनिशियल जो आपके पास K1 मान सकते हैं या K, EA आपको फाइंड आउट करना है 2.303। R आपके पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू कितनी होती है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, तो वो वैल्यू यहां पोस्ट करेंगे। T2 टेम्परेचर आपके पास है स्टूडेंट 308, T1 298, 308 मल्टीप्लाई 298। अब स्टूडेंट यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आपके पास क्या बचेगा log 2 की वैल्यू 0.3010, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी स्टूडेंट ये, इनमें से इसको माइनस किया 10, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा स्टूडेंट ये। अब यहां से EA फाइंड आउट करना है स्टूडेंट, ये इधर डिवाइड में तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड बाय 10। अब स्टूडेंट यहां इसको कंप्लीट को जब आप सॉल्व करते हो तो हमारे पास वैल्यू आती है 0.7 जूल मोल इनवर्स। अगर आपको इसको किलो जूल में चेंज करना है स्टूडेंट तो आप इस वैल्यू को कितने से डिवाइड कर दोगे 1000 से। 1000 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी यहां पर 897 किलो जूल मोल इनवर्स। ये पॉइंट स्टूडेंट यहां शिफ्ट होगा क्योंकि इस पूरे को सॉल्व करके आपके पास पॉइंट आना था यहां, 10 से डिवाइड करते तो पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा इधर, तो आपके पास इसका आंसर आता है 52.897 किलो जूल मोल इनवर्स। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। तो स्टूडेंट ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। टाइम आप टेम्परेचर इनिशियल आपको ये दिया, 10 डिग्री राइज पर आपको ये दिया, आर्हेनियस इक्वेशन आपको लगानी है, वैल्यूज पोस्ट करनी है और सिंपली कैलकुलेट करके आंसर निकालना है। एक चीज ध्यान रखनी है स्टूडेंट, आपका जो न्यूमेरिकल आंसर है उसका हाफ मार्क और जो यूनिट पीछे लगाते हो हाफ मार्किंग इसकी होती है, तो अगर आपने यूनिट नहीं लगाई तो पूरे क्वेश्चन में से आपका हाफ मार्क्स डिटेक्ट कर लेंगे टीचर। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मेंट बाय द डिसप्रपोर्शन रिएक्शन, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ डिसप्रपोर्शन रिएक्शन इन एक्वस सॉल्यूशन। अब स्टूडेंट आपके पास डिसप्रपोर्शन रिएक्शंस वो होती हैं जिसमें एक सिंगल सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड भी हो जाता है और रिड्यूस्ड भी हो जाता है, मींस एक ही एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज भी करेगी और डिक्रीज भी करेगी। अब स्टूडेंट इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हमने लिया MnO4 2 नेगेटिव, एसिडिक मीडियम ले लेते हैं, H पॉजिटिव की प्रेजेंस गिव्स राइज MnO4 नेगेटिव प्लस MnO2 और साइड प्रोडक्ट की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा H2O। अब स्टूडेंट अगर हम यहाँ पर Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करें तो X प्लस ऑक्सीजन -2, नंबर ऑफ ऑक्सीजन 4 इक्वल टू ओवरऑल चार्ज है -2, तो X इज इक्वल टू -2 प्लस 8, तो X की वैल्यू कितनी आ जाती है +6, मीन्स यहां पर Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट है +6। यहां Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो +7, हेयर द ऑक्सीडेशन स्टेट इज +4। निकालने का तरीका वही सेम रहेगा स्टूडेंट, इसमें X प्लस -2 2 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट Mn 6 से 7 पे गया तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ इंक्रीज, मीन्स यहां पर कौन सी रिएक्शन हुई ऑक्सीडेशन, और जब आप Mn को +6 से +4 पर लेकर जाते हो तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करता है, तो ये हमारे पास क्या बनता है रिडक्शन। तो अब यहां पर Mn ऑक्सीडाइज्ड भी हो रहा है और वो ही रिड्यूस हो रहा है। डेफिनेशन हमने यही लिखी है, सिंगल एलिमेंट ऑक्सीडाइजेज एज वेल एज रिड्यूसेस, तो टाइप ऑफ द रिएक्शन इज डिसप्रपोर्शन रिएक्शन। ऐसे ही आप फॉस्फोरस का केस ले सकते हो, P4 एल्केलाइन मीडियम लिया, ये हमने एसिडिक में लिखा,
इसको हमने एल्केलाइन या बेसिक मीडियम में लिया, PH3 प्लस H2PO2 नेगेटिव, साइड प्रोडक्ट की फॉर्म में वाटर भी। अब स्टूडेंट फोस्फोरस अपनी एलिमेंट्री स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट 0, यहां ऑक्सीडेशन स्टेट -3, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट स्टूडेंट हाइड्रोजन +1, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 x, ऑक्सीजन -2, नंबर ऑफ ऑक्सीजन 2, ओवरऑल चार्ज -1, तो 2 + x -4 -1। तो आपके पास स्टूडेंट यहां से सॉल्व करके ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाती है +1, तो इट मीन्स यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट है +1। 0 से -3 ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज तो रिडक्शन, 0 से +1 ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज तो ऑक्सीडेशन। तो अब यहां पर सिंगल एलिमेंट फास्फोरस ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी, इसीलिए इट इज ऑल्सो द टाइप ऑफ द डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंडिकेट द स्टेप्स इन प्रिपरेशन ऑफ पोटाशियम डाइक्रोमेट फ्रॉम द क्रोमाइट ओर। जो आपके पास K2Cr2O7 दिया पोटाशियम डाइक्रोमेट, उसको कहां से बनाना है? क्रोमाइट ओर से। अब स्टूडेंट जो क्रोमाइट ओर है उसका फॉर्मूला क्या होता है? FeCr2O4। अब स्टूडेंट यहां प्रिपरेशन में आपके पास 3 स्टेप्स होंगे। आपके पास जो स्टेप 1 होगा स्टूडेंट वो क्या होगा? कन्वर्जन ऑफ FeCr2O4 मीन्स क्रोमाइट ओर इनटू सोडियम क्रोमेट। सोडियम क्रोमेट में उसको बदल देना। अब स्टूडेंट इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दिस इज द क्रोमाइट ओर, इसकी रिएक्शन करवानी पड़ेगी स्टूडेंट NaOH के साथ। सोडियम लेकर आना है तो या तो आप NaOH यूज कर सकते हो या फिर आप सोडियम कार्बोनेट भी यूज कर सकते हो, रिएक्शन सेम रहेगी। इन प्रेजेंस ऑफ एयर या फिर ऑक्सीजन आपके पास यहां से किस चीज की फॉर्मेशन हो जाएगी? Na2Cr O4, दिस इज सोडियम क्रोमेट। साइड प्रोडक्ट की फॉर्म में आयरन ऑक्साइड और वाटर। सेम स्टूडेंट यहां भी अगर आप सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन किससे कराते हो? क्रोमाइट ओर से, तो आपके पास क्या बनेगा? सोडियम क्रोमेट, आयरन ऑक्साइड, साइड प्रोडक्ट अब की बार थोड़ा सा चेंज होकर क्या निकल जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि आपने यहां पर क्या लिया है? कार्बोनेट। आप इन दोनों में से कोई एक रिएक्शन याद रख सकते हैं स्टूडेंट स्टेप 1 के लिए। अब आपके पास आता है स्टूडेंट स्टेप 2। स्टेप 2 में आपको क्या करना है स्टूडेंट? जो सोडियम क्रोमेट है उसको किस में चेंज करना है? सोडियम डाइक्रोमेट में। तो अब आपके पास है Na2Cr O4, इसको किस में चेंज कर देना है? Na2Cr2O7, सोडियम डाइक्रोमेट में। ऐसा करने के लिए स्टूडेंट हम इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे? H2SO4 से इसका एसिडिफिकेशन करवाएंगे। अब जैसे ही H2SO4 के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो यहां से क्या बाहर निकल जाएगा? वाटर एंड सोडियम सल्फाइड। आपको पता है जो H2SO4 है वो किसका काम करता है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट का। इसीलिए 2 सोडियम क्रोमेट के मॉलिक्यूल में से किसका लॉस करा देगा? वाटर का, और क्या बना देगा? सोडियम डाइक्रोमेट। अब स्टूडेंट थर्ड स्टेप बिल्कुल इजीएस्ट होगा। आपको पोटाशियम डाइक्रोमेट बनाना है, मींस आपको सोडियम को हटा के यहां पर क्या लगाना है? पोटाशियम। तो सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आएगी। सोडियम डाइक्रोमेट को किससे रिएक्ट करवा दो? पोटाशियम क्लोराइड से। आपको 2 पोटाशियम लगाने हैं इसीलिए 2KCl। K2Cr2O7 क्या बन जाएगा? पोटाशियम डाइक्रोमेट। और जैसे ही पोटाशियम डाइक्रोमेट बनेगा यहां पर कैसा कलर आ जाएगा? ऑरेंज। और बाहर आपके पास क्या निकल जाएगा? NaCl, 2 मॉलिक्यूल्स एज अ साइड प्रोडक्ट।
तो सिंपल से स्टेप हैं स्टूडेंट। फर्स्ट स्टेप, कन्वर्जन ऑफ क्रोमेट टू सोडियम क्रोमेट। क्रोमाइट ओर को किस में कन्वर्ट कर देंगे? सोडियम क्रोमेट में। सोडियम क्रोमेट से सोडियम डाइक्रोमेट, और लास्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन में हमने किस फैक्ट को यूज किया है स्टूडेंट? कि पोटाशियम ज्यादा रिएक्टिव होता है किससे? सोडियम से, तो आसानी से सोडियम को वहां से क्या कर देता है? रिमूव। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, एक्सप्लेन व्हाई हैलोएरीन्स आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। हेलोएरीन वर्ड भी दे सकते हैं स्टूडेंट, या फिर यहां पर दे सकते हैं एराइल हैलाइड्स। वो कम रिएक्टिव होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में। अब स्टूडेंट मैं कोई भी एराइल हैलाइड लूं, ये आपके पास एराइल ग्रुप, इस पर हमने किसको लगा दिया? हैलोजन एटम को। अब हर एक हैलोजन पर क्या प्रेजेंट होते हैं? 3 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये लोन पेयर कहाँ चले जाते हैं? इस बेंजीन रिंग के अंदर डीलोकेलाइजेशन में थ्रू द रेजोनेंस। तो आपके पास क्या होगा? यहां से इन 2 बॉन्ड को हमने एज इट इज रखा, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हुआ तो इस कार्बन पर नेगेटिव विद इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर शिफ्ट हुआ था तो बॉन्ड डबल हो जाएगा एक्स। 2 लोन पेयर एज इट इज, एक इसने लोन पेयर दिया तो इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। अब स्टूडेंट इससे क्या हुआ? कार्बन और हैलोजन जो बॉन्ड है उनके बीच में कैसा करेक्टर आ गया? पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया। किसकी वजह से आया? ड्यू टू रेजोनेंस। अब डबल बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है, स्ट्रांग बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की तरफ इसकी रिएक्टिविटी कैसी हो जाती है? कम। सेकंड रीजन क्या होगा स्टूडेंट? आपके पास एराइल हैलाइड्स के अंदर क्या है? बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग में क्या है? ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैसे होता है स्टूडेंट? हाफ अबव द प्लेन और हाफ बिलो द प्लेन। अब कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा, NU से मैंने किसको डिनोट किया? न्यूक्लियोफाइल को। या तो वो नेगेटिवली चार्ज होगा या फिर उस पर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन पेयर। जैसे ही वो इस कार्बन को यहां पर अप्रोच करेगा तो जो ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो इसको क्या देगा? इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस। और इन इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस की वजह से न्यूक्लियोफाइल का अटैक डिफिकल्ट होगा, जिसकी वजह से हैलोएरीन्स लेस रिएक्टिव होंगी टूवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकेंडली आपके पास क्या है स्टूडेंट? जो आपके पास ये कार्बन है जिस पर हैलोजन अटैच है वो कैसा है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 हाइब्रिडाइज्ड है जिसकी वजह से इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा, जिससे जो बॉन्ड लेंथ है वो छोटी हो जाएगी। जितना कम बॉन्ड लेंथ होगा इट मीन्स बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी और बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होगा, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ रिएक्टिविटी कम होगी। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट अगर आप लिख देते हो कि ड्यू टू रेजोनेंस, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है, दैट मस्ट बी सफिशिएंट टू आंसर दैट क्वेश्चन। 30th क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारे पास, डिस्क्राइब अ मेथड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन्स एंड ऑल्सो राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। सबसे जो बेस्ट यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास केमिकल रिएक्शन आती है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए, तो वो आपके पास कौन सी है? हिंसबर्ग टेस्ट। अब स्टूडेंट हिंसबर्ग टेस्ट आपके पास है क्या? इसमें हम बेंजीन की रिएक्शन, अमीन की रिएक्शन करवाते हैं बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ। अब स्टूडेंट कोई भी हमने प्राइमरी अमीन लिया, RNH2 प्राइमरी अमीन, इसकी रिएक्शन करवाई बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ। क्लोराइड Cl, सल्फोनाइल ग्रुप आपके पास ये, और ये हो गया हमारे पास बेंजीन, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। यहां से माइनस हो जाएगा स्टूडेंट HCl,
जो ग्रुप बचेगा R NH और ये सल्फोनाइल ग्रुप एंड दिस वन इज बेंजीन। अब स्टूडेंट यहां पर जो NH बॉन्ड है वो कैसा है, पोलर। तो अगर मैंने KOH डाला तो यहां से H और यहां से क्या निकल जाएगा, OH, और आपके पास यहां से ये क्या बना देगा, पोटाशियम सॉल्ट। तो जब आप यहां पर क्या लेके चलोगे स्टूडेंट, प्राइमरी अमीन, और उसकी रिएक्शन किससे कराओगे, हिंसबर्ग रीएजेंट से, तो जो कंपाउंड आपके पास ये बनेगा ये किस में सॉल्युबल हो जाएगा, KOH के अंदर। क्लियर है। अगर आप स्टूडेंट इसमें क्या लेकर चलते हो, सेकेंडरी अमीन, तो सेकेंडरी अमीन में 2 एल्काइल ग्रुप हो जाएंगे आपके पास, 1 हाइड्रोजन। सेम प्रोसीजर होगा स्टूडेंट रिएक्शन का, यहां पर यहां से माइनस क्या हो जाएगा, HCl, और प्रोडक्ट आपके पास बनेगा स्टूडेंट दिस वन। अब स्टूडेंट यहां पर नाइट्रोजन पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो जो ये आपके पास कॉम्प्लेक्स बनता है ये कैसा होगा, इनसॉल्युबल इन एल्केलाइन मीडियम, मीन्स KOH में इनसॉल्युबल होगा। मैंने रीजन आपको बताई, फर्स्ट प्राइमरी अमीन में जो ये कंपाउंड KOH के अंदर सॉल्युबल है वो किसकी वजह से, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑन द नाइट्रोजन। आपको बता दिया ये हाइड्रोजन KOH के OH को लेकर एज अ वाटर की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा, पोटाशियम सॉल्ट बनेगा जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी होगी। बट सेकेंडरी जो आपके पास अमीन है उसके केस में नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन नहीं है। अगर आप टर्शरी अमीन लोगे स्टूडेंट, तो टर्शरी अमीन में नाइट्रोजन पर तीनों ही क्या होंगे, एल्काइल ग्रुप्स। और अगर आप इसकी रिएक्शन करवाते हो किससे, हिंसबर्ग्स रीएजेंट से, मींस बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से, तो आपके पास नो रिएक्शन एज नो H एटम ऑन नाइट्रोजन एटम ऑफ अमीन्स। और जब तक हाइड्रोजन नहीं होगा तब तक रिमूवल ऑफ HCl नहीं होगा और अमीन्स की रिएक्शन नहीं होगी। तो स्टूडेंट हिंसबर्ग रिएजेंट या हिंसबर्ग टेस्ट के बेसिस पर आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन को डिस्टिंग्विश कर सकते हो। यहां से स्टूडेंट एक और कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाई टर्शरी अमीन्स डू नॉट रिएक्ट विद बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड और विद हिंसबर्ग रिएजेंट। तो रीजन आपके सामने है कि वहां पर हाइड्रोजन एटम नहीं है, इसीलिए रिएक्शन भी पॉसिबल नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट गिव, यहां पर स्टूडेंट थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, वर्ड है पॉसिबल। गिव पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, मीन्स रीजन आपको देनी है। फर्स्ट, वाई आर अमीन्स लेस एसिडिक देन एल्कोहल्स ऑफ द कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। रीजन है स्टूडेंट, अमीन्स में आपके पास कौन सा बॉन्ड होता है, RNH। एल्कोहल्स में आपके पास कौन सा बॉन्ड होता है, OH। जो OH बॉन्ड है वो कैसा होता है स्टूडेंट, मोर पोलर। मोर पोलर क्यों होता है, क्योंकि जो आपके पास ऑक्सीजन है वो कैसा है, मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव। किसके विद रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन। तो जो बॉन्ड जितना ज्यादा पोलर होगा उसमें से H पॉजिटिव का रिलीज उतना ही ईजियर होगा, और जो जितना इजीली और मोर अमाउंट में H पॉजिटिव देगा उसका एसिडिक करेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। इसका मतलब मैं दूसरे तरीके से कहूं तो मैं ये बोल सकती हूँ स्टूडेंट, एल्कोहल्स आर मोर एसिडिक देन दैट ऑफ अमीन्स। लेकिन आपको क्वेश्चन की सेंस में आंसर करना है, तो आप आंसर करोगे इन केस ऑफ अमीन्स NH बॉन्ड इज लेस पोलर due to less electronegativity of nitrogen with respect to oxygen. Therefore, release of H positive is slightly difficult with respect of alcohol, that makes the amines less acidic than alcohols. आंसर क्लियर होगा स्टूडेंट आप सभी को। नाउ द सेकेंड रीजनिंग आपको क्वेश्चन की करनी है, वाई डू प्राइमरी अमीन्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन टर्शरी अमीन्स। अब स्टूडेंट देखो, बॉइलिंग पॉइंट में एक चीज ध्यान रखना है, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ
ब्रांचिंग। उसके पीछे रीजन क्या है, क्यों कि जब ब्रांचिंग बढ़ती है तो सरफेस एरिया, यहां पर ऐसे का मतलब है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया डिक्रीज करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस डिक्रीजेज। वी से वंडर, डब्ल्यू से वॉल्स, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अब जितनी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस कम करेंगी उतना बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज करेगा। तो आपने सीधा सा आंसर करना है ड्यू टू डिक्रीज ऑफ द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन विद इंक्रीज ऑफ ब्रांचिंग। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन स्टूडेंट इस क्वेश्चन की आपकी क्या बनेगी, मान लिया प्राइमरी अमीन है तो मैंने प्राइमरी अमीन को इस तरह से लिखा, इसमें कितने हाइड्रोजन है स्टूडेंट, 2। अब ये जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगी तो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, 2। जितने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उतना ज्यादा आपके पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा, ज्यादा। जब आप टर्शियरी अमीन्स की बात करते हो स्टूडेंट तो नाइट्रोजन पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं होता, उस पर तीनों ही आपके पास कौन से ग्रुप होते हैं, एल्काइल ग्रुप। नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड लेसर इज द बॉइलिंग पॉइंट। तो आप दोनों क्राइटेरिया से एक्सप्लेन करोगे सरफेस एरिया और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के विद रिस्पेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, वाई आर एलिफेटिक अमीन्स स्ट्रॉन्गर बेस देन एरोमेटिक अमीन्स। अब स्टूडेंट एलिफेटिक अमीन में मैंने एग्जांपल लिया CH3 CH2 NH2 का, इथाइल अमीन का। आप इस पूरे ग्रुप इथाइल ग्रुप की जगह कौन सा ग्रुप भी लगा सकते हो, RNH2, आपकी मर्जी है। ये हमने लिया एलिफेटिक अमीन या फिर एल्काइल अमीन। एरोमेटिक अमीन में हम ले लेते हैं स्टूडेंट एनालिन को, बेंजीन, और बेंजीन पर कौन सा ग्रुप लगा दिया, NH2। अब स्टूडेंट जो अमीन्स होते हैं वो किसकी तरह बिहेव करते हैं, एज अ लुईस बेस। लुईस बेस क्या होते हैं, लोन पेयर डोनर, मींस जो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं वो सारे के सारे कैसे बिहेव करते हैं, लुईस बेस। अब यहां नाइट्रोजन पर क्या है, लोन पेयर। जो आपके पास एरोमेटिक की नाइट्रोजन है उस पर भी क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर। अब स्टूडेंट जो एल्काइल ग्रुप होता है या आर ग्रुप होता है उसका कौन सा इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट, मींस प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट की वजह से ये किसकी तरफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, टूवर्ड्स नाइट्रोजन, जिसकी वजह से क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगी। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतना इजी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन, और जो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो उतना ही अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर होगा और लुईस बेस होगा। लेकिन जब आप एरोमेटिक अमीन की बात करते हो स्टूडेंट, जैसे मैंने किसका स्ट्रक्चर बनाया, एनालिन का, तो जो एनालिन में नाइट्रोजन पर लोन पेयर है वो किसके अंदर चले जाते हैं, बेंजीन के अंदर थ्रू द रेजोनेंस, मींस द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज्ड इनटू द बेंजीन रिंग ड्यू टू रेजोनेंस। अब वो यहां पर अवेलेबल ही नहीं है फॉर द डोनेशन, तो आप इसकी रीजन दोगे ड्यू टू रेजोनेंस। LP मीन्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन एटम delocalized into benzene ring and not readily available for the donation, that make aromatic amines less basic than aliphatic amines. Now student, next आपके पास क्वेश्चन आ जाता है 31st। अब स्टूडेंट इसमें आपने पैसेज को रीड करना है और उसके बाद आंसर करना है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसको हमने किससे डिनोट किया है, ए से, हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6O gives a characteristic color with the aqueous ferric chloride solution। अब स्टूडेंट यहां से हमें हिंट क्या मिलता है, फेरिक क्लोराइड के साथ कैरेक्टरिस्टिक कलर सिर्फ एक ही कंपाउंड देता है और वो आपके पास क्या होता है, फिनोल, मींस बेंजीन, और बेंजीन पर कौन सा ग्रुप लगा हो, OH।
अगर आप यहां से कार्बन काउंट करते हैं तो कार्बन भी आपके पास टोटल कितने हैं 6। हर एक कार्बन पर कितना 1 2 3 4 5 5 हाइड्रोजन ये और 6 ये H6 और एक क्या आपके पास ऑक्सीजन। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के विद रिस्पेक्ट जो कंपाउंड है वो आपके पास क्या हो जाएगा फिनोल। अगर आप फिनोल की रिएक्शन फेरिक क्लोराइड के साथ कराते हो तो वहां पर क्या बनता है कलर्ड कॉम्प्लेक्स। द कंपाउंड ए ऑन ट्रीटमेंट विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड NaOH at 400 Kelvin अंडर प्रेशर गिव्स B। अब स्टूडेंट ये आपके पास कौन सी रिएक्शन है कॉब्स रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है स्टूडेंट फिनोल रिएक्ट करेगा मींस कंपाउंड ए रिएक्ट करेगा CO2 के साथ NaOH के साथ 400 केल्विन टेम्परेचर पर और आपके पास यहां से क्या बन जाएगा कंपाउंड B। दिस इज द कंपाउंड B। कंपाउंड B का नाम क्या होगा स्टूडेंट सैलिसिलिक एसिड। अगर IUPAC नेम करें तो इसको कार्बन को जिस पर कार्बोक्सिलिक है 1 और इसको 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो स्टूडेंट आपके पास यहां से कंपाउंड B बना विच ऑन एसिडिफिकेशन गिव्स अ कंपाउंड C। अब स्टूडेंट जो सैलिसिलिक एसिड बनेगा वो कंपाउंड C बनेगा क्योंकि मैंने यहां बीच में कंपाउंड B अगर मैं बनाऊं तो B कंपाउंड आएगा ये वाला, यहां पर तो H ही रहेगा COONA सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड। और जैसे ही आप इसको एसिडिफाई करोगे मींस डाइल्यूट HCl से रिएक्ट कराओगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा सैलिसिक एसिड के अंदर माइनस यहां से क्या हो जाएगा Na और Cl। अब स्टूडेंट इसने कहा कि कंपाउंड C को आपको किससे रिएक्ट कराना है एसिटाइल क्लोराइड के साथ। अब एसिटाइल क्लोराइड के साथ CS3 C डबल बॉन्ड OCl दिस इज एसिटाइल क्लोराइड। अब स्टूडेंट जैसे ही एसिटाइल क्लोराइड इसके साथ रिएक्ट करेगा तो आपके पास यहां से बनेगा एस्प्रिन। ये वाला क्लोरीन इस वाले हाइड्रोजन के साथ माइनस हो जाएगा एज अ HCl और अब ऑक्सीजन पर कौन सा ग्रुप अटैच हो जाएगा स्टूडेंट ये वाला एसाइल ग्रुप COCH3 कार्बोक्सिलिक एसिड एज इट इज। जो ये कंपाउंड बनता है दिस इज एस्प्रिन और एस्प्रिन को हम कैसे यूज करते हैं एनाल्जेसिक की फॉर्म में या फिर एंटीपायरेटिक ड्रग की फॉर्म में। एनाल्जेसिक्स होते हैं जनरली स्टूडेंट पेन किलर्स विच आर यूज टू गेट रिलीफ फ्रॉम द पेन। एंटीपायरेटिक होते हैं विच आर यूज टू डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर ड्यूरिंग हाई फीवर। तो स्टूडेंट आपके पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन में आपको यही दिया है इनिशियली आपने कंपाउंड लेकर चलना है कौन सा ए हमारे पास हो जाएगा फिनोल। फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनाएगा और अगर आपने ए की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड NaOH से करवाई तो वो कॉब्स रिएक्शन में जाएगा और क्या बनाएगा सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड सैलिसिलिक एसिड। एसिडिफिकेशन करने पर सैलिसिलिक एसिड आ जाएगा और उसको एसिटाइलेशन रिएक्शन में ले जाने पर एस्प्रिन। अब स्टूडेंट हमारे पास ये कंपाउंड बन जाता है D। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे हुए हैं आपको। एस्प्रिन कंपाउंड D है। फर्स्ट क्वेश्चन जो स्टूडेंट यहां पर दिया है वो है व्हाट इज कंपाउंड A। तो कंपाउंड A इज फिनोल। व्हाट इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन कंपाउंड D। कंपाउंड D में नंबर ऑफ कार्बन एटम स्टूडेंट 1 2 3 और 6 हमारे पास कहां से हैं बेंजीन से। तो जो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम है D कंपाउंड में वो कितने हो जाएंगे 9।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसमें दिया स्टूडेंट, राइट द नेम ऑफ कंपाउंड सी। अब स्टूडेंट आपके पास जो कंपाउंड सी बना वो हमारे पास कौन सा बना, ये वाला। अब सी कंपाउंड का नेम हमने क्या लिखा, सैलिसिलिक एसिड। और अगर आप इसका IUPAC नेम लिखते हैं तो स्टूडेंट 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में स्टूडेंट, व्हाट इज द नेम ऑफ द कन्वर्जन रिएक्शन ऑफ कंपाउंड A to C। वो मैंने आपको पहले ही बताई है स्टूडेंट, कॉब्स रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है स्टूडेंट, राइट वन यूज ऑफ कंपाउंड D। वो मैंने आपको 2 यूजेस बताए हैं, आप इनमें से कोई भी एक यूज याद रख सकते हो, एनाल्जेसिक या फिर एंटीपायरेटिक, पेन किलर की फॉर्म में या फिर एंटीपायरेटिक की फॉर्म में, विच आर यूज टू गेट रिलीफ फ्रॉम द फीवर या डिक्रीजेस द बॉडी टेम्परेचर ड्यूरिंग द फीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट जिसमें आपको पैसेज को रीड करना है और उसके बाद आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो आपके पास पैसेज है स्टूडेंट, प्रोटीन्स आर मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स ऑफ द लिविंग सिस्टम। द चीफ सोर्स ऑफ प्रोटीन आर मिल्क, चीज, पल्सेस, फिश, मीट, पीनट्स, एक्सेट्रा. They are found in every part of the body and form a fundamental basis of the structure and functions of life. These are also required for the growth and maintenance of the body. The word protein is derived from the Greek word proteos, means primary or of prime importance. Chemically, proteins are the polymer in which the monomeric units are the alpha amino acids. Amino acids contains amino group means NH2, carboxylic group COH group. Amino acids which are synthesized by the body are known as non-essential amino acids. On the other hand, those amino acids which cannot be synthesized in human body are supplied in the form of diet because they are required for the proper health and growth are called essential amino acids. ये कंप्लीट जो पैराग्राफ है स्टूडेंट वो आपको प्रोटीन्स के बारे में बता रहे हैं कि असेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, नॉन असेंशियल्स होते हैं। प्रोटीन्स हमारी बॉडी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है और अगर प्रोटीन हम प्रॉपर तरीके से ना ले तो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन डिजीजेज हो जाती हैं। तो अब इसके क्वेश्चंस को देखते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चंस किस फॉर्म में दिए हुए हैं हमें। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, वाई अमीनो एसिड शोज एम्फोटेरिक बिहेवियर। एम्फोटेरिक का मतलब होता है स्टूडेंट जिसके पास एसिडिक नेचर भी हो और साथ ही साथ बेसिक नेचर भी हो। अभी हमने देखा जो अमीनो एसिड है उसमें NH2 ग्रुप है जिसमें नाइट्रोजन पर क्या प्रेजेंट होते हैं, लोन पेयर। कार्बोक्सिलिक ग्रुप है COOH, ये एसिडिक है और ये कैसा है, बेसिक। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक ग्रुप। आपके पास जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करते हैं। सेकेंड है स्टूडेंट, व्हाट इज द नेम ऑफ लिंकेज ज्वाइनिंग टू अमीनो एसिड। दिस इज पेप्टाइड लिंकेज या फिर इसको अमाइड लिंकेज भी बोलते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं स्टूडेंट, सबसे जो सिंपलेस्ट नॉन अमीनो एसिड हमारे पास है वो कौन सा होता है, ग्लाइसिन। NH2 CH2 C डबल बॉन्ड OOH, ये मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखा स्टूडेंट ग्लाइसिन का। सेकेंड ग्लाइसिन मॉलिक्यूल लिया हमने CH2 COOH, यहां से माइनस हो जाएगा स्टूडेंट H2O। अब H2O माइनस होगा तो आपके पास यहां से जो कंपाउंड बनेगा वो इस तरह से बनेगा CH2 C डबल बॉन्ड O NH CH2 COOH। अब स्टूडेंट जो आपके पास ये लिंकेज है कार्बोनाइल और NH ग्रुप की, इसी को हमने नाम क्या दिया है, पेप्टाइड और अमाइड लिंकेज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, व्हाट आर पॉलीपेप्टाइड्स। पोली का मतलब क्या होता है, मैनी। दोज अमीनो एसिड्स जिनके अंदर क्या होती है, बहुत सारे पेप्टाइड लिंकेज होती हैं। जनरली हम पॉलीपेप्टाइड्स किसको बोलते हैं, जिसमें
nth नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स कंबाइन करते हैं थ्रू द पेप्टाइड लिंकेज। पॉलीपेप्टाइड की एक खास बात क्या होती है स्टूडेंट, इनका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो 10,000 एटॉमिक मास यूनिट से कैसा होता है, कम। अगर पॉलीपेप्टाइड का मास 10,000 से ज्यादा हो जाएगा तो उस टाइम वो क्या कहलाएंगे, प्रोटीन्स। तो पॉलीपेप्टाइड्स हैविंग लार्जर या nth नंबर ऑफ द अमीनो एसिड्स ज्वाइन टुगेदर थ्रू द पेप्टाइड bond having mass less than 10,000 atomic mass unit. Next है student, give an example of non-essential amino acid. कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो। एलेनाइन हो सकता है स्टूडेंट, प्रोलाइन हो सकता है, ट्रायोसिन हो सकता है, स्पार्टिक हो सकता है, ग्लूटामिक हो सकता है। बहुत सारे हैं जो आपके पास नॉन एसेंशियल की कैटेगरी में है। और में क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स आर फाउंड इन प्रोटीन्स। असेंशियल अमीनो एसिड, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, 2 टाइप्स के मिलते हैं। और स्टूडेंट एसिडिक अमीनो एसिड भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं, अल्फा अमीनो एसिड्स भी हो सकते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी मर्जी है कि हाउ मेनी टाइप्स में आप कितना टाइप्स यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, नर्न्स्ट इक्वेशन पर बेस्ड है। राइट द नर्न्स्ट इक्वेशन and calculate EMF of the cell and delta G। आपको इक्वेशन दी हुई है, Mg चेंज होता है Mg2 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ये है। कॉपर 2 पॉजिटिव से क्या बनता है, कॉपर 2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन दिस वन एट 298 केल्विन इफ E नॉट सेल इज 2.70 वोल्ट। अगर हम स्टूडेंट इक्वेशन के विद रिस्पेक्ट देखें तो मैग्नीशियम Mg चेंजेस टू Mg2 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव चेंजेस टू कॉपर। दोनों सॉलिड स्टेट में है कॉपर और मैग्नीशियम, तो इनकी कंसंट्रेशन कितनी होगी, 1, मींस कांस्टेंट होगी। अब स्टूडेंट नर्न्स्ट इक्वेशन आपके पास क्या होती है, अगर आप नर्न्स्ट इक्वेशन को लिखते हो तो नर्न्स्ट इक्वेशन हमारे पास बनती है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। अब स्टूडेंट प्रोडक्ट की साइड आपके पास मैग्नीशियम है और रिएक्टेंट की साइड कौन है, कॉपर। ई नोट आपको गिवन है 2.70 वोल्ट। अब स्टूडेंट एन यहां पर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब Mg चेंज होगा Mg2 पॉजिटिव में तो कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स का। सिमिलरली जब कॉपर 2 पॉजिटिव कॉपर में चेंज होगा तो वो कितने इलेक्ट्रॉन्स का गेन करेगा, 2 का। तो इट मीन्स यहां से n की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाती है, 2। लॉगरिथम प्रोडक्ट में Mg2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट में कॉपर 2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन। इसको स्टूडेंट जब आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आपके पास आ जाएगा 0.02955। लॉगरिथम मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन आपको ये गिवन है और कॉपर की कंसंट्रेशन ये। अब स्टूडेंट इसका पॉइंट हटेगा तो ऊपर 10,000, इसका पॉइंट हटेगा तो नीचे 1000, कैंसल हो जाएगा तो आपके पास यहाँ से 2.70 माइनस 0.02955 लॉग 10। लॉग 10 की वैल्यू 1, 2.70 में से इसको माइनस करोगे तो 2.67 आपके पास वोल्ट की फॉर्म में क्या आ जाएगा, ई सेल, मीन्स सेल पोटेंशियल। सेकेंड पोर्शन सॉल्व करना है स्टूडेंट, इसमें डेल्टा जी नोट, उसको निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, NF E नॉट ऑफ द सेल। N number of electrons 2, F Faraday's constant value this one, Coulomb mole inverse, E नॉट सेल आपको गिवन है 2.70 वोल्ट। इन सबको सॉल्व करोगे स्टूडेंट, मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आएगी आपके पास ये जूल मोल इनवर्स की फॉर्म में। अगर किलो जूल में चेंज करोगे तो 1000 से डिवाइड करोगे और नियरली आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पास डेल्टा जी नॉट की वैल्यू होगी। नेक्स्ट 34th क्वेश्चन है स्टूडेंट, ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है हमें मेटल्स की गिवन कंपाउंड्स में।
फर्स्ट में कोबाल्ट है स्टूडेंट, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। वाटर न्यूट्रल लिगेंड है 0, साइनाइड -1 होता है। EN इथाइलिन डाइअमीन न्यूट्रल लिगेंड है 0। तो अब यहाँ से कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट X प्लस साइनाइड 1 ही है -1, इन पे कोई चार्ज नहीं। ओवरऑल चार्ज कितना है +2, तो X इज इक्वल टू +2, ये माइनस का 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो X की वैल्यू आ जाएगी +3। तो फर्स्ट का आंसर आ जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट इज 3। सेकेंड, अगेन आपको कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। इथाइलिन डाइअमीन न्यूट्रल, ऑक्सीडेशन स्टेट में कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा इसका। ब्रोमाइड है तो -1 है। X ब्रोमीन के लिए -1, नंबर ऑफ ब्रोमीन 2, ओवरऑल पर चार्ज है पॉजिटिव, तो X इज इक्वल टू 1 + 2, अगेन X की वैल्यू कितनी आएगी 3। स्टूडेंट ये तो आप रेंडमली ब्लाइंडली बिल्कुल कोबाल्ट जहां भी आपको नजर आए ऑक्सीडेशन स्टेट आप +3 ही मेंशन करोगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट प्लैटिनियम। प्लैटिनियम को आपने X रखा, क्लोराइड की -1 होती है, नंबर ऑफ क्लोरीन 4 हैं, ओवरऑल पर चार्ज है -2, तो इक्वल टू -2, तो X की वैल्यू -2 + 4, X इज इक्वल टू +2, तो प्लैटिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है 2। पोटाशियम दिए हुए हैं स्टूडेंट 3, 1 होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, नंबर ऑफ पोटाशियम 3। आयरन यहाँ पर मेटल की फॉर्म में है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है X। साइनाइड की -1, नंबर ऑफ साइनाइड 6 इक्वल टू 0, तो यहां से X की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट 3। 6 - 3 कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 3, तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। यहाँ क्रोमियम की निकालनी है स्टूडेंट, NH3 न्यूट्रल 0, क्लोराइड पर कितना -1, तो X प्लस -1, नंबर ऑफ क्लोराइड 3, तो X इज इक्वल टू +3, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी 3। तो अगर आप इसको क्विक देख रहे हैं यहाँ से, तो कोबाल्ट 3, प्लैटिनियम 2, आयरन 3 एंड क्रोमियम अगेन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दैट निकल टेट्रासाइनाइड का जो कॉम्प्लेक्स है वो स्क्वायर प्लेनर है, डायमैग्नेटिक है, बट निकल का कॉम्प्लेक्स जब क्लोराइड के साथ बनता है तो वो टेट्राहेड्रल है और कैसा है, पैरामैग्नेटिक। अब स्टूडेंट दोनों कॉम्प्लेक्स में क्या डिफरेंस है, जो यहाँ पर साइनाइड है वो आपके पास कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वो क्या करेगा, जो 3D ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको क्या कर देगा, पेयर्ड करेगा, तो वो कैसा कॉम्प्लेक्स बनाएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, जिसकी वजह से उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, DsP2। और जब हाइब्रिडाइजेशन DsP2 होगी तो वो कैसा स्ट्रक्चर लेगा, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर। और जब इलेक्ट्रॉन सारे के सारे पेयर्ड होंगे तो उसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा, डायामैग्नेटिक। लेकिन जब आप निकल का क्लोराइड के साथ कॉम्प्लेक्स देखोगे तो उसके अंदर आपके पास क्या होगा, जो क्लोराइड आयन है वो कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड, जो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं करेगा, नॉट कॉजेज द इलेक्ट्रॉन पेयरिंग। इट मीन्स यहां पर वो किसको यूज करेगा, आउटर 4D ऑर्बिटल्स को यूज करेगा फॉर द हाइब्रिडाइजेशन। या फिर इसको कितने ऑर्बिटल्स की रिक्वायरमेंट है, 4 की, और वो पूरी हो जाएगी sp3 से। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, TD मीन्स टेट्राहेड्रल। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। अगर इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन करें स्टूडेंट, फर्स्टली हम यहाँ से निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे, तो ऑक्सीडेशन स्टेट आती है +2। निकल का एटॉमिक नंबर होता है 28, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन आर्गन 18, 4s2 3d8। यहाँ पर निकल 2 पॉजिटिव में है तो आपके पास आ जाएगा आर्गन 18, 3d8 कॉन्फ़िगरेशन 1 2 3 4 5 6 7 8। 4s वाले दोनों इलेक्ट्रॉन
लोस्ट कर देगा ताकि ये क्या बनाए, निकल 2 पॉजिटिव। 4s है तो साथ में 4p भी है और 4d ऑर्बिटल भी है। दिस इज 3d, 4s, 4p, 4d। अब निकल को कॉम्प्लेक्स बनाना है स्टूडेंट साइनाइड के साथ। अब कितने साइनाइड जुड़ेंगे इसके साथ, 4। तो इसका मतलब कितने एम्प्टी ऑर्बिटल्स चाहिए इसको, 4। अभी मैंने बताया साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो ये क्या करेगा, जो ये d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन हैं इनको पेयर्ड अप करेगा। अब पेयर्ड करेगा तो कॉन्फ़िगरेशन को हम कैसे लिखेंगे, ये पेयर्ड थे ऑलरेडी, ये अब यहां चला गया, दिस वन। अब साइनाइड यहां अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा, सेकेंड साइनाइड यहां करेगा, थर्ड और फोर्थ साइनाइड। अब स्टूडेंट साइनाइड ने किन किन ऑर्बिटल्स को यूटिलाइज किया, एक d, एक s और 2 p। तो हाइब्रिडाइजेशन sp2, जिसकी वजह से इसकी शेप कैसी होगी, स्क्वेयर प्लेनर। यहां पर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, पेयर्ड, इसी की वजह से ये कैसा होगा, डाया मैग्नेटिक। क्लियर स्टूडेंट कंसेप्ट। सेकेंड इसका पोर्शन जो दिया है वो है NiCl4 और ओवरऑल पर दिया हुआ है 2 नेगेटिव। अगेन स्टूडेंट ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे निकल की तो +2। अब निकल का कॉन्फ़िगरेशन अगर हम 2 पॉजिटिव में लिखेंगे तो आर्गन 18 सेम एज इट इज 3d8, 4s, 4p एंड 4d। अब स्टूडेंट जो क्लोराइड है आपके पास Cl नेगेटिव, वो मैंने आपको बताया वीक फील्ड लिगेंड है, तो वो अब इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड नहीं करेगा। पेयर्ड नहीं करेगा तो जो क्लोरीन है वो किसको यूज करेगा, 4s ऑर्बिटल को। फिर उसको 3 और चाहिए तो वो 3 कौन से ऑर्बिटल्स लेगा, p वाले, कौन सा, 4p। तो अब यहां पर इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किए और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, जिसकी वजह से क्या बना, ये कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स। अब स्टूडेंट एक s ऑर्बिटल, 3p, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जिसकी वजह से इसकी शेप कैसी हो जाएगी, टेट्राहेड्रल। यहां पर ये 2 इलेक्ट्रॉन कैसे हैं स्टूडेंट, अनपेयर्ड, इसीलिए हम इसको कैसा बोलेंगे, पैरा मैग्नेटिक। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिस पेपर फर्स्ट, जिसमें हमने 1, 2, 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस को सॉल्व किया विद कंसेप्ट, डिटेल आपको एक्सप्लेनेशन दी। फिर भी अगर आपको किसी कंसेप्ट में, किसी टॉपिक में कोई डाउट है तो गिव कमेंट ऑन दैट टॉपिक, और उसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेटरी वीडियो एज सून एज पॉसिबल जैसा भी होगा मैं डालने की कोशिश करूंगी। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।